हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्लास 8 की साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना है कि क्रॉप की प्रोडक्शन मीन्स खेती कैसी उगाई जाती है और उसकी मैनेजमेंट कैसी, मतलब उसे हम लोग मैनेज कैसे करते हैं, बस इसी के बारे में पढ़ना है। और सिंपल सी चैप्टर है, इसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है वो है क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसी होती है और किस स्टेप्स में होती है। बस इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ने से चैप्टर ख़त्म हो जाएगी, पर एक एक लाइन को समझेंगे बहुत डिटेल से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहली और भूजो दो बच्चे थे। पहली और भूजो समर वेकेशन में अपने अंकल के घर गए थे। देयर अंकल इज़ ए फार्मर। उनके अंकल क्या थे? एक फार्मर थे, एक किसान थे। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लॉट एक्सेट्रा इन द फील्ड। वो लोग खेती में जाके देखे कि उधर में बहुत सारे टूल्स पड़े हुए थे, जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लॉट और बहुत सारे टूल्स क्या थी फील्ड में गिरी हुई थी। ठीक है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। भूजो को मतलब एक आइडिया है कि ये सब टूल्स कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन आई। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप लोग पहले क्लास 7-6 में पढ़ के आओ कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए फूड चाहिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स अपने फूड को खुद बना सकते हैं। हम लोग ने पढ़ के आए कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड चाहिए, पर हम लोग ने ये भी पढ़ के आए कि क्या प्लांट्स अपने फूड को खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड। आपको रिकॉल करना है कि ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को कैसे सिंथेसिस करती है, आपको याद रखना है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स और ह्यूमंस अपने फूड को खुद नहीं बना सकते, तो उनके पास फूड कैसे आता है? आप लोग कभी सोचे हो? तो इस क्वेश्चन की आंसर आपको मिल जाएगी अभी के वीडियो में। चलो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी ईट फूड। अभी कहा गया है कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं। ठीक है, खाना तो चाहिए, पर क्यों खाते हैं? यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। आप लोग ने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ के आए कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी से हमें क्या, एनर्जी से हमारी बॉडी को क्या होती है? रिफ्रेशमेंट होती है। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। ठीक है, हम लोगों को एनर्जी क्यों चाहिए? हमारी वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि हम लोग खेलते कूदते हैं, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो इस एनर्जी के लिए पहले तो आप लोग क्या करोगे? इस एनर्जी के लिए आप फूड खाते हो, और फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से, एनिमल से, या दोनों से हमें फूड मिलता है। ठीक है, आगे। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो सबको फूड चाहिए, तो हमारे कंट्री में ही बहुत सारे मिलियन पीपल्स रहते हैं, तो उन तक फूड कैसे जाती है ये भी समझना है। ठीक है, चलो। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। अगर हमें बहुत सारे लोगों तक फूड पहुंचाना है तो हमें फूड के प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में करना होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अगर इतने लोगों तक हमें खाना पहुंचाना है या फूड पहुंचाना है तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन मीन्स हर रोज़ खेती करने चाहिए, और प्रॉपर मैनेजमेंट, उसे मैनेज करना भी आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो तभी तो हम लोग इस फूड को बाकी लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझ आया इधर तक? तो ये है। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक आया है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी की प्रैक्टिसेस कब से शुरुआत हुई है, कैसे होती है? पहले चलो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक।
10,000 BC तक पीपल क्या थे, नोमैडिक पीपल्स थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे। दे वेयर वैंडरिंग ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो मैंने जो बताया कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे अपने फूड के लिए और शेल्टर के लिए। They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food। तो वो लोग क्या खाते थे, कच्चे वेजिटेबल्स खाते थे, और बाद में उनको पता चला कि हम लोग एनिमल्स को भी खा सकते हैं, तो एनिमल्स को खा लेते हैं। Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops, thus was born agriculture। और बाद में उनको पता चला कि हम लोग खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, मीन्स हम लोग एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वीट का और अदर फूड क्रॉप्स का क्या किया, एग्रीकल्चर शुरुआत किया। तो वहाँ से हमारी एग्रीकल्चर की बर्थ होती है, वहाँ से हमारी एग्रीकल्चर की उत्पत्ति, क्या बोलते हैं, सॉरी एडिटिंग में काटना पड़ेगा, हाँ चलो। अभी क्रॉप क्या होती है ये तो समझ आना है ना। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। क्रॉप का मीनिंग मतलब खेती, खेती का वर्ड जो है ना वो खेती क्या होती है, क्रॉप क्या होती है उसके बारे में समझना है। कोई एक ही प्लांट, अगर आपके पास इतना जगह है, ठीक है, और पूरी इधर में आप लोग मैंगो उगाओगे, इधर में आप लोग लीची उगाओगे, ऐसे थोड़ी ना करोगे। पूरी ज़मीन में आप लोग एक ही कल्टीवेट करोगे, वो हो सकता है वीट या गेहूँ या गन्ना। तो अगर कोई बड़ा एरिया में एक ही क्रॉप को, मतलब एक ही प्लांट को उगाई जा रही है और लार्ज अमाउंट में, उसे कहा जाता है क्रॉप, उसे कहा जाता है खेती, ठीक है। चलो, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम लोग गेहूँ की कल्टीवेशन कर रहे हैं, गेहूँ की क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो पूरी ज़मीन पूरा गेहूँ ही रहेगी। ऐसा नहीं कि एक जगह गेहूँ एक जगह गन्ना, ऐसा तो नहीं होगा। पूरी लैंड में क्या होगी, गेहूँ ही गेहूँ रहेगी। समझ आए। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सेरेल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्रॉप्स जो है बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि सेरेल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ये सब क्या है, ये सब हमारी क्रॉप्स है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और इन सब को हम लोग सीजन के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री, मीन्स एक बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो इंडिया एक बड़ी कंट्री है, तो इस बड़ी कंट्री के अंदर हर एक जगह का अपना अपना एक क्या होती है, अपना एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और क्या होती है, अपना अपना एक रेनफॉल होती है, ठीक है। तो एक जगह में अगर एक चीज़ की कल्टीवेशन हो रही है तो दूसरी जगह वो नहीं हो सकती, क्योंकि इधर का क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है। According there is a rich variety of crops grown in different parts of the country। और हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, तो हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली 2 टाइप के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग नीचे देख रहे हो। तो इनके बारे में हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। चलो, पहला टाइप का क्रॉप है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा है रबी क्रॉप्स। पहले हम लोग खरीफ क्रॉप्स के बारे में समझ लेते हैं। द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन के अंदर उगाए जाते हैं, उस तरीके के क्रॉप्स को हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये जो रेनी सीजन है हमारे इंडिया के अंदर जून से लेकर सितंबर तक होता है, तो इसके अंदर पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और खरीफ क्रॉप्स, कॉटन, ऐसे खरीफ क्रॉप्स को उगाए जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया खरीफ क्रॉप्स क्या है, ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन के अंदर उगाए जाते हैं, बस सिंपल। और हम लोग दूसरे टाइप के क्रॉप्स को पढ़ेंगे, वो है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती है, ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन के अंदर उगाए जाते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक, इनको कहा जाता है रबी क्रॉप्स। इनका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लिनसीड्स। तो ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल्स है, ठीक है।
चलो भाई सिंपल। Beside this, pulses and vegetables are grown during summer at many places. और pulses मतलब जो दाल की जो होती है ना पल्सेस, तो वो पल्सेस और वेजिटेबल्स को समर सीजन में उगाया जाता है कुछ प्लेसेस में। तो पहला टॉपिक हम लोग ने खत्म कर लिया। और आते हैं भाई बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम लोग क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे करते हैं उसकी कुछ स्टेप्स हैं, उसके हिसाब से इस टॉपिक चलेगी। भूजो को एक क्वेश्चन आया, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। भूजो पूछ रहा है कि पैडी हम लोग विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते, ठीक है। तो इसकी पहली आंसर देगी, पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो पहली कह रही है कि पैडी कल्टीवेशन के लिए बहुत सारा वाटर रिक्वायरमेंट है, पर वाटर की तो बहुत कमी है विंटर सीजन के अंदर, इसलिए रेनी सीजन के अंदर पैडी को उगाया जाता है। सिंपल, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसे भी नोट कर लो और आंसर भी आपको इधर में ही है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमें किसी क्रॉप की कल्टीवेशन करना है तो फार्मर्स को बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारा प्रोसेस भी लगती है। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices which are listed below. तो फार्मर्स को बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं किसी एक क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। तो ये प्रोसेस जो है सभी के लिए सेम है। अगर आप एक गार्डनर हो तो गार्डन के अंदर भी ये सब स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अगर आपको प्लांट्स उगाना है, आपके घर के अंदर भी ये सब स्टेप्स फॉलो होते हैं, पर उनके नाम थोड़ी क्रिटिकल है, बस यही है। तो जो नीचे आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लिखी गई है उसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हमें पढ़ना है, ठीक है। पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसकी एक लिस्ट बना लो भाई, ठीक है। मैं आपको ऐसे दे लेती हूँ। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये 7 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, बस सिंपल, ठीक है। चलो पहले फर्स्ट प्रोसेस को पढ़ते हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को पहले, अगर आपको खेती करना है तो आपको तो सॉइल को प्रिपेयर करना है ना, तो सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, बस सिंपल है, उसे ही पढ़ना है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। अगर क्रॉप को उगाने से पहले पहला प्रोसेस क्या है, सॉइल को प्रिपेयर करना। One of the most important task in agriculture is to turn the soil and loosen it. बहुत important task क्या है एग्रीकल्चर के अंदर, पहले माटी को लूज करना है। मीन्स खुरपी के साथ कोई प्लॉट, एक ऐसे टूल है जिसके साथ फार्मर्स जो है सॉइल को एकदम लूज कर देते हैं, ठीक है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर हम लोग गड्ढा खोदेंगे तो क्या होगा, आप लोग पूछोगे कि गड्ढा खोदने से क्या होगा, क्या होगा मैं बता देती हूँ। ये होगा कि सॉइल के अंदर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और अच्छे से रूट्स जो है, जो सीड हम लोग लगाने वाले, और रूट्स बहुत डीप तक जाएंगे, ठीक है। सिंपल, द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अभी लूज सॉइल क्या करती है, रूट्स को अंदर तक जाने के लिए मदद करती है और उसे ब्रीथ मतलब जो न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर है उसे मतलब रूट्स तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है सॉइल, ठीक है। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। अभी इधर में कहा गया है, एक क्वेश्चन है, तो लूजिंग सॉइल मतलब हम लोग तो सॉइल को लूज करने वाले हैं ना, सॉइल लूज करने से रूट्स कैसे ब्रीथ इजीली कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको इधर में पता चल जाएगा सिंपली। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये जो लूज सॉइल, हम लोग सॉइल को
गड्ढा खोद के लूज बना दे रहे हैं, तो ये लूज सॉइल क्या करता है, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को जन्म देता है, मीन्स बर्थ देता है। और ये जो प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, ये ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज ऑफ सॉइल एंड ऐड। तो ये जो है, ये अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब्स जो हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है ना, ये क्या करती है, ये हेल्प कर। तो ये जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है ना, ये क्या है, फार्मर की दोस्त है। ये फार्मर्स को मदद करती है सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड करने में। ह्यूमस के बारे में आप लोग क्लास 7 में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ने से वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूज्ड। अभी याद आएगी कि सॉइल लूज क्यों करना है, हमें सॉइल को लूज क्यों करना है, ये भी क्वेश्चन आएगा आपको, इसका भी आंसर मिल जाएगा इधर में। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर। तो ये करती है, ये क्या करती है, ह्यूमस को, ये जो डेड, ठीक है, अभी लूज क्यों करना है ये भी आया है। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ के आए हैं कि सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप पहले चैप्टर्स में पढ़ के आए हो, पहले क्लासेस में पढ़ के आए हो कि सॉइल के अंदर मिनरल्स, वाटर और एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। और ये जो डेड ऑर्गेनिज्म, ये जो प्रेजेंट है, उनके मिनरल्स सॉइल के अंदर रिलीज हो जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, फिर से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये प्रोसेस क्या करती है, फॉरेस्ट के अंदर चलती है। चलो, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। और एक पॉइंट क्या है कि फ्यू सेंटीमीटर्स तक सॉइल का टॉप लेयर होता है, वही जो है प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो ऐसा तो नहीं होगा, डीप रूट्स तो बहुत नीचे तक जाएंगे, इसलिए आपको, अगर आप सॉइल को लूज कर दोगे तो नीचे का और ऊपर की सॉइल मिक्स हो जाएगी और न्यूट्रिएंट्स प्लांट को अच्छे से सपोर्ट करेगी, मीन्स अच्छे से मिलेगी। इतनी सिंपल थी। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। और टर्निंग और लूजिंग सॉइल की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी एक क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉटिंग। तो ये जो प्रोसेस है लूज करने में और टर्न कर सॉइल को लूज करने का, इसे कहते हैं टिलिंग और प्लॉटिंग, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लॉट। और एक टूल होती है जिसका नाम है प्लॉट, उसके मदद से प्लॉटिंग या टिलिंग किया जाता है। प्लॉट आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये जो प्लॉट है ना, वो वुड का या आयरन का बना होता है। मीन्स आप ऐसे एक, रुकिए आपको बना के देती हूँ, ऐसे कुछ टाइप का रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप लोग ऐसे करते रहते हो तो वो क्या होता है, सॉइल लूज हो जाता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉटिंग। प्लॉटिंग करने, अगर सॉइल ड्राई है तो प्लॉटिंग करने से पहले हमें सॉइल के अंदर क्या करना होगा, वाटरिंग करना होगा। बिफोर प्लॉटिंग द प्लॉट फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, ठीक है। और प्लॉटिंग करने के बाद फील्ड के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर टाइप के रहते हैं ना, उसे कहा जाता है क्रम्स। और इन क्रम्स को रिमूव किया जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। तो एक क्रम्स को तोड़ना पड़ता है, नहीं सॉरी, क्रम्स मतलब ऐसे होते हैं ऊपर खापड़ जगह, तो उनको लेवल किया जाता है, ठीक है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर स्वीमिंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। जो फील्ड की लेवलिंग है ना, वो इरिगेशन के लिए बहुत मदद करती है। इरिगेशन के प्रोसेस आप आगे पढ़ोगे। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। लेवलर एक मशीन है जिसकी मदद से सॉइल की लेवलिंग की जाती है। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग करने से पहले मैन्यूर जो है सॉइल के अंदर ऐड किया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल।
इससे क्या होता है, ये जो मैन्योर है ना वो एकदम अच्छे तरीके से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज मॉइस्ट बिफोर सोइंग। सोइंग एक प्रोसेस है और सॉइल सोइंग की प्रोसेस से पहले मॉइस्ट हो जाती है। ठीक है, ये था। अभी हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होती है, ठीक है। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट फील्ड यील्ड। तो ऐसे जो ऐसे जो क्रम्स होते हैं ना, इसे तोड़ना बहुत यूज होती है। देखो भाई, मैंने दिखाया ना, प्लॉट ऐसे एक रहता है, तो ये जो बफेलो से ना वो आगे ले जा रहे हैं, बफेलो से ऑक्स आगे ले जा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को टिलिंग या प्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, चलो। सीड्स को सॉइल के बोने से पहले, मतलब सॉइल के अंदर डालने से पहले आपको पहले इन क्रम्स को हटाना चाहिए। मीन्स छोटे छोटे क्रम्स ऐसे रहते हैं, ऐसे इन क्रम्स को, ये दिख रहा है ना आपको, ये पत्थर टाइप की, इनको हटा देना है। और इससे क्या होती है, एक बेटर यील्ड बन जाती है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसको कैसे निकाल देते हैं, बहुत सारे टूल्स की मदद से निकाला जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लॉट, hoe एंड कल्टिवेटर। इन सारे टूल्स का यूज किया जाता है इस प्रोसेस के लिए। चलो पहले हम लोग एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्लॉट, दिस इज बीन यूज्ड सिंस एशियन टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। प्लॉट एक ऐसी टूल है जो बहुत पुरानी टाइम से यूज करते आ रही है। इससे क्या होता है, इससे हमारी टिलिंग का प्रोसेस अच्छा होता है और क्रॉप्स के अंदर फर्टिलाइजर डालने में बहुत इजी होती है, और वीड्स निकालने में भी प्लॉटिंग बहुत हेल्प करती है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। ये किससे बना होता है, बेसिकली ये वुड से बना होता है, और ये किसके ऊपर रहता है, एक बुल्स के ऊपर टंगा होता है, ऐसे दिखाया ना मैं फोटो, तो बुल्स के ऊपर टंगा होता है या अदर एनिमल्स के ऊपर, जैसे कि हॉर्स एंड कैमल्स। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर, और इसके बीच में एक बड़ा सा आयरन स्ट्रिप होता है जिसका नाम है प्लॉशेयर। ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लॉ शैफ्ट। और इसकी मेन पार्ट क्या है, मतलब इस प्लॉट की मेन है प्लॉ शैफ्ट, जिससे हमारी टिलिंग की जाती है। देयर इज ए हैंडल एट एंड ऑफ द शैफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और दूसरा बीम जो है बुल्स की नेक के ऊपर अटैच की जाती है। ठीक है, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लॉट, और एक मैन या एक पेयर ऑफ बुल्स इसे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। द इंडिजिनियस वुडन प्लॉ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉट नाउडेज। अभी के ज़माने में वुड के प्लॉट को छोड़ के आयरन की प्लॉट्स को क्या किया जा रहा है, ऑब्टेन किया जा रहा है। ठीक है, तो इधर में दिखाई गई है ना, ये है बीम, ये जो है ना बुल्स के ऊपर लटका हुआ है, ये है बीम, और ये जो बीच वाला है ना इसे कहा जाता है प्लॉ शैफ्ट, और नीचे वाला प्लॉ शेयर। ठीक है, ऐसा याद करके रख लेना, एग्जाम में आ सकता है। चलो, और दूसरे तरीके के टूल है हो। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। हो एक सिंपल टूल है जिसके मदद से वीड्स को रिमूव किया जाता है और सॉइल को लूज किया जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें एक बड़ी सी रॉड ऑफ वुड लगाई होती है, लाइक, और आयरन भी लगी होती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट एंड्स एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, और ऐसे लगा होता है एक हॉ। ठीक है, ग्रिप है इसकी, ये हैंडल है, ये बीम है, ये रॉड है, तो इसको एनिमल्स या एक व्यक्ति भी इसे ऑपरेट कर सकता है। सिंपल। चलो भाई, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर अभी का ज़माने में बहुत यूज़ की जा रही है। नाउअडेज प्लॉटिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो ट्रैक्टर मतलब एक ट्रैक्टर है, उसके नीचे एक कल्टीवेटर होता है, ये इसे कहता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर लगी होती है, उससे हमारी क्या होती है, प्लॉटिंग होती है। यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। लेबर और टाइम में बहुत बचाती है भाई। आजकल के ज़माने में कल्टीवेटर बेस्ट है। अगर आप लिखोगे कौन सा टूल अच्छी है,
टिलिंग में, तो आप लिख दो कल्टीवेटर। ये क्या करती है, लेबर और टाइम को बचा देती है फार्मर के लिए। अभी हम लोग दूसरे प्रोसेस में आ गए, वो है सोइंग। दूसरे प्रोसेस है ना, हाँ सोइंग, दूसरी प्रोसेस है सोइंग। चलो भाई, सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी एंड आर सेलेक्टेड, फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। तो इसमें, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, फार्मर्स अच्छे क्वालिटी के सीड्स ले आते हैं और जो यील्ड उसने सॉइल को प्रिपेयर कर दिया ना, उसके अंदर सेम डिस्टेंस में लगाया जाता है। ऐसे अगर मैं लगा रही हूँ ना, ऐसे सेम डिस्टेंस में क्या करते हैं फार्मर्स, इसे लगाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम सोइंग। ये बहुत सिंपल था ना, सिंपल था। चलो आगे चलते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अभी उल्टा फुल्टा सीड्स आप लोग खरीद के ले आओगे फील्ड के अंदर लगाने के लिए, नहीं ना, तो सीड्स की सिलेक्शन भी की जाती है। तो उसके बारे में पहली क्या कह रही है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। एक दिन पहले ने देखा कि उसकी मदर ने कुछ ग्राम सीड्स वेसल में डाली, मतलब बर्तन में डाली, और उसके अंदर थोड़ा पानी डाली। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। और कुछ देर के बाद कुछ सीड्स पानी के ऊपर आने लगे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। और उसने देखा कि ऐसे सीड्स ऊपर क्यों आ रहे, फ्लोट क्यों हो रहे वाटर के अंदर। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है, और एक्टिविटी में भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। टेक ए बीकर, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिल वेल, वेट फॉर सम टाइम। आपको एक बीकर लेना है और हाफ उसका, बीकर का हाफ उस पानी से भर देना है, और हैंडल फुल ऑफ व्हीट सीड्स उसके अंदर डाल देना है, और कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। आप कोई सीड्स को फ्लोट करते हुए देखे हो? Would those be lighter or heavier than those which sink? वो लाइटर है या हेवियर है, जो सिंक कर रहे हैं उसे बताना है। Why would they be lighter? मतलब उसके लिए लाइट क्यों है? आपका आंसर अगर लाइटर है तो वो लाइटर क्यों है? Damaged seeds become hollow and are thus lighter, thus for they float on water. जो डैमेज सीड्स होते हैं वो लोग उसके अंदर हॉलो होती है, इसके लिए वो क्या हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं और वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। और ये एक बहुत अच्छी मेथड है गुड हेल्थी सीड्स को डैमेज वन से निकालने का। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। तो आपको सीड्स को सोइंग करने के लिए कुछ ट्रेडिशनल टूल्स के नाम पता करनी है। तो पहले ट्रेडिशनल टूल्स है और दूसरा है सीड ड्रिल। इनके बारे में आपको क्या करनी है, समझनी है, ये पढ़नी है। और बहुत कुछ है पढ़ने में, पर सिंपल है, आपको पता चल रहा होगा। ट्रेडिशनल टूल्स। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। तो ट्रेडिशनल टूल्स क्या है सोइंग सीड्स के लिए, वो है फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। फनल के अंदर सीड्स डाले जाते हैं। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और 2 और 3 पाइप से इसे लटका दिया जाता है और नीचे शार्प एंड होनी चाहिए। दिस एंड प्रीस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और उसको ऐसे हिलाते जाएंगे तो नीचे आपका क्या हो जाएगी, नीचे आपका सीड गिर जाएंगे, जैसे कि इधर में यूज़ की जा रही है। और है सीड ड्रिल, जिसे आजकल के ज़माने में यूज़ की जा रही है। नाउडेज द सीड ड्रिल्स इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। और आजकल सीड ड्रिल्स बहुत यूज़ की जा रही है ट्रैक्टर्स के साथ। क्या करने के लिए, सीड्स को सॉइल के अंदर डालने के लिए। दिस सोस द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। और इससे क्या होता है, एकदम इक्वल डिस्टेंस में सीड्स गिरती है और एकदम इक्वल डेप्थ के अंदर। It ensure that seed get covered by the soil after sowing. ठीक है, अभी पढ़ने हैं क्या इससे इक्वल डिस्टेंस में क्या होती है, सीड्स गिरती है और ये सॉइल के अंदर एकदम अच्छे तरीके से सोइंग करती है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूज्ड ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर।
ये सीड ड्रिल क्या करती है, जब हम लोग सीड्स को डालते हैं ना तो कौवा खा के चले जाते हैं, तो कौवा से बचा देती है भाई, ये भी बताना है क्या आपको। हाँ, तो और ये टाइम और लेबर को भी बचाती है। आजकल के ज़माने में टाइम बहुत कम हो जा रही है ना, इसके कारण। तो भूजो पूछता है, देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। तो भूजो कह रहा है कि मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है, उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स को रखे जाते हैं। और क्यों रखे जाते हैं पूछ रहा है भूजो। सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी। ठीक है, इधर मैं पहले कह रही है कि जो कुछ प्लांट्स के सीड्स जो है पहले पैडी के अंदर ग्रोन किए जाते हैं, मतलब पहले नर्सरी के अंदर ग्रोन किए जाते हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड टू फील्ड मैन्युअली। और इसमें क्या होती है, पहले वो क्या होती है सीडलिंग्स में बदलती है और इसे हम लोग फील्ड में मैन्युअली ग्रो कर सकते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स को भी नर्सरी के अंदर उगाई जाती है। चलो, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स। और अगर आप लोग सेम डिस्टेंस पे सीड्स को नहीं बूझोगे, मतलब नहीं डालोगे, तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। एक जगह में ज़्यादा उग जाएंगे और एक जगह में कम, एक जगह में किनारे में, एक में मिडिल, ऐसा हो जाएगा। इसलिए इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल क्या है डेप्थ में आपको क्या करना है, सीड्स को बोना है। Sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. Sufficient sunlight, nutrients और water soil के लिए बहुत ज़रूरत है। और कुछ plants को overcrowding से बचाने के लिए आपको same distance में plant करना है, ये भी है। तो third process क्या है, वो है adding manure and fertilizers। ठीक है, आपने soil को prepare कर दिया, आपने सोइंग कर दी, सीड्स डाल दी। अभी वो सीड्स को बड़ा करने के लिए आपको कोई मैन्योर चाहिए, कोई फर्टिलाइजर चाहिए, उनके बारे में पढ़ना है ना, तो पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है उसकी हेल्थी ग्रोथ के लिए, उसे कहा जाता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? भूजो पूछ रहा है कि मैंने देखा हमारे पास की फार्म में कि एक हेल्थी क्रॉप उग रहा है, पर हमारे नेबरिंग में और एक फील्ड है, वहाँ पर मतलब क्रॉप्स बहुत वीक उग रहे हैं। क्यों? कुछ जगह में पूछ रहा है कि भूजो कुछ जगह में क्रॉप्स अच्छे उगते हैं, कुछ जगह में कम उगते हैं, क्यों, ऐसे क्यों होता है? Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. Soil क्या करती है? Mineral nutrients crops को पहुंचाती है। तो अगर ये nutrients अगर soil के अंदर ना हो तो plants तक कैसे पहुंचाएगी soil? इसीलिए ऐसे soil में आप उगाओ जहाँ पर अच्छे nutrients हो या अच्छे minerals हो, वहाँ पर अच्छे से crops उगेंगे। ठीक है, सिंपल। कंटिन्यू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पूरी न्यूट्रिएंट्स। और बार बार एक ही क्रॉप को आप उगाते मत जाओ, एक साल गेहूं उगाओ, एक साल गन्ना उगाओ, एक साल कुछ और उगाओ, ऐसे हर एक साल आपके टाइम टेबल बदलते रहो, तब क्या होगा, सॉइल के अंदर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स रिफ्रेश होंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. और अगर आपके सॉइल में मिनरल्स बहुत कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मर्स क्या करते हैं, अपने सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स फिर से लाने के लिए मैन्योर यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योर क्या है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होती है जैसे कि एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट और वेजिटेबल वेस्ट, इन सब वेस्ट से एक मैन्योर बनाई जाती है और इस मैन्योर को डालने की जो प्रोसेस है ना उसे कहा जाता है मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर आप मैन्योर अच्छे से नहीं करोगे तो वीक प्लांट्स आपके फील्ड में उगेगी।
मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से ऑब्टेन किया जाता है, मैंने भी बताया। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं, एक डिप बना लेते हैं और उसके अंदर एनिमल और ह्यूमन वेस्ट और कुछ भी वेस्ट को डाल देते हैं और कुछ दिन उसे छोड़ देते हैं और वो मैन्योर बन जाता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डिकम्पोजिशन कैसे होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होती है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और इस जो डिकम्पोजिशन मैटर है ना, वो ऑर्गेनिक मैन्योर में यूज की जाती है, जैसे आप लोग क्लास 6 में या 7 में पढ़े होंगे। आगे तो ये कुछ एक्टिविटी है, आपको परफॉर्म करना था, ठीक है, इधर से पढ़ना है आपको। ये सब पढ़ के आपका टाइम वेस्ट है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, ठीक है। हम लोग इधर से पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अभी अगर मैन्योर की जगह अभी फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं और फर्टिलाइजर्स केमिकल है, ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से सफिशिएंट होती है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और फर्टिलाइजर्स मैन्योर से कैसे डिफरेंट है, आप भी पूछोगे। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो इन सब चीज़ों में फर्टिलाइजर्स क्या होती है, रिच होती है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी और मेज। आजकल के ज़माने में फर्टिलाइजर्स फार्मर्स के लिए बहुत यूज़ किए हैं, क्योंकि व्हीट, पैडी और मेज कल्टीवेशन के लिए फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर आप ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स की यूज़ करोगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू substitute fertilizers with organic manure or leaves the field uncultivated in between two crops। ज़्यादातर आप फर्टिलाइजर्स की यूज़ करोगे तो आपकी सॉइल जो है लेस फर्टाइल हो जाएगी। इसके कारण आपको क्या करनी पड़ेगी, मैन्योर्स यूज़ करने होंगे। मैन्योर्स क्या होती है, मैन्योर्स बहुत अच्छे तरीके से आपके प्लांट्स को उगने देते हैं, सिंपल। चलो, the use of manure improves soil's texture as well as its water retaining capacity। और मैन्योर क्या बनाती है, मैन्योर सॉइल की टेक्सचर को बहुत बढ़िया बनाती है और वाटर रिटेनिंग मीन्स वाटर को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी है ना, वो भी बढ़ाती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। और मैन्योर जो है ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड करती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। Another method of replenishing soil with nutrients is through crop rotation। अगर आपको अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर करना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, क्रॉप को हर साल बदलनी पड़ेगी। एक साल आप गेहूं की कल्टीवेशन करो, एक साल आप गन्ना की कल्टीवेशन करो, एक साल आप कुछ और, ऐसे हर साल आपको बदलनी पड़ेगी। तभी तो आपको क्रॉप के अंदर अच्छे तरीके से सॉइल की क्या होगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई होंगे। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। आपको हर साल बदलना पड़ेगा क्रॉप, तभी अच्छा से उगेगा। चलो, तो कोई आए थे, तो भाई आपको हर साल क्रॉप बदलनी होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन एंड व्हीट इन नेक्स्ट सीजन। तो नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर्स थे वो एक सीजन में लेग्यूम्स उगाते थे और दूसरे सीजन में क्या करते थे, व्हीट उगाते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विच न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या करती है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होने में मदद करती है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस। फार्मर्स को ये जो अच्छी आदत है ना, उसे बहुत अच्छे तरीके से बना के रखना है, तो ये आपको हाईलाइट करनी है। In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the roots of leguminous plants. आप लोग पहले क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में पढ़ के आए हो। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। द फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करती है,
एटमॉस्फेयर को बना के रखती है। तो आपको अभी पढ़ना है डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ये जो लिस्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, गारंटी है आपको ये क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे, वो बड़ा लिस्ट बना लोगे। फर्टिलाइजर्स, पहले फर्टिलाइजर्स इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स क्या है, मैन मेड नहीं है। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और फर्टिलाइजर्स कहाँ पर प्रिपेयर की जाती है, फैक्ट्रीज में। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स किसी भी तरीके की ह्यूमस सॉइल को नहीं प्रोवाइड करती। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर जो है कोई भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ऐसे। अभी मैन्योर, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल ड्यूरिंग डंग एंड प्लांट रिज्यूट। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसे डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिडियस से ऑब्टेन किया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, मैन्योर फील्ड के अंदर भी प्रिपेयर की जा सकती है। मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो है ह्यूमस को ज़्यादा क्या करती है, ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करती है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स में मैन्योर थोड़ा लेस रिच है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, ठीक है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर को फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेटर माना जाता है। दिस इज बिकॉज फर्स्ट पॉइंट, इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। सॉइल को पोरस बनाती है जिससे गैस के एक्सचेंज होने में भी ईजी होती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये क्या करती है, फ्रेंडली माइक्रोब्स की ग्रोइंग को बहुत बढ़ा देती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये जो है सॉइल की टेक्सचर को भी बदल देती है। ये 4 पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करती हूँ ऐसे, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो हम लोग आ गए फोर्थ प्रोसेस, वो है इरिगेशन। इरिगेशन कैसे की जाती है, तो आपने क्या किया, आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, आपने सोइंग कर दी, सीड्स को डाल दी, आपने उसको फर्टिलाइजर्स मैन्योर डाल दी। अभी प्लांट को वाटर तो चाहिए, तो वाटर कहाँ से देंगे, इसी प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर चाहिए। तो वाटर क्या करती है, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, और वाटर कहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती है, प्लांट रूट्स। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. वाटर के साथ साथ फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर। प्लांट्स को 90% वाटर की ज़रूरत है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ड्राई प्लेसेस में क्रॉप्स की जर्मिनेशन होना इम्पॉसिबल होता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. और प्लांट क्या प्रोवाइड करती, वाटर क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स हर एक पार्ट तक पहुंचाती है, और वाटर फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से भी प्रोटेक्ट करती है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। आपको अगर आपकी क्रॉप को अच्छे से बढ़ाना है, अच्छे से क्या करना है, अच्छे से उगाना है, तो आपको वाटर डेली करना है, वाटर रेगुलरली आपको वाटरिंग करते रहना है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एज रेगुलर इंटरवल्स, अरे यार अच्छे से होता भी नहीं, हाँ ये इसको कर दो। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एज एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अगर आप हर एक टाइम, मतलब अगर आप सुबह किए हो वाटरिंग और कल सुबह करोगे वाटरिंग, तो ये एक रेगुलर इंटरवल हो गया। तो इस रेगुलर इंटरवल में आप कितनी बार सॉइल को वाटर दोगे, उस वही कहते हैं
इरिगेशन। मैं सिंपल वर्ड में बता देती हूँ। आप जो प्रोसेस है वाटर को मतलब प्लांट को पानी देने का जो प्रोसेस है ना, उसे कहते हैं इरिगेशन। सिंपल। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और आपको क्रॉप टू क्रॉप अलग अलग तरीके से वाटरिंग करना है। कुछ क्रॉप्स के लिए सुबह, कुछ क्रॉप्स के लिए शाम, तो हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग इरिगेशन होता है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, सीजन टू सीजन भी बदलना है और सॉइल टू सॉइल भी बदलना है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, समर्स में ज़्यादातर आपको इरिगेशन करना है। वाइट सो क्यों? इट्स ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। ये जो है क्यों होती है? क्योंकि समर सीजन में ज़्यादा एवापोरेशन होती है वाटर, इसके कारण। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की सोर्सेस क्या है? द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, डैम्स एंड कैनल्स। ये सब चीज़ों से आपको इरिगेशन किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड क्या है इरिगेशन की? The water available in wells, lakes and canals is lifted by different methods in different region for taking it to the field. तो वाटर जो अवेलेबल है वेल्स में, लेक्स में, कैनाल्स में, डैम्स में, इन सब को हर एक जगह में अलग अलग तरीके से फील्ड तक पहुंचाई जाती है। ठीक है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज टू दिस मेथड्स। कैटल्स मतलब एनिमल्स को या ह्यूमन लेबर को इस मेथड्स के लिए यूज किया जाता है। सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। दिस वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप। ये दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं। और तीसरा है ढेकली एंड रहत। ढेकली भी एक प्रोसेस है और रहत भी एक प्रोसेस है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स क्या करती है? लिफ्टिंग वाटर, मतलब पंप्स ऐसे देखो, ऐसी होती है लिफ्टिंग प्रोसेस, जिसे हम लोग लिफ्टिंग वाटर कहते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप्स। और इन पंप्स को चलाने के लिए सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और बायोगैस, डीजल्स की यूज की जाती है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की मॉडर्न मेथड्स क्या है? Modern methods of irrigation help us to use water economically. The main method used are as follows. ये मॉडर्न मेथड क्या करती है? वाटर की इकोनॉमी बनाती है, मीन्स वाटर को ज़्यादा वेस्ट नहीं करवाती। तो पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। मैं इन सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली इन दोनों को बता देती हूँ। स्प्रिंकल सिस्टम क्या है पहले समझो। यह है खेती, बीच में आपका एक ऐसा पाइप लगा दिया जाता है, ऐसे कोना कोना में, ठीक है। 4 लगा दिया, सोचो 4 लगा दिया। और आप जब कोई एक ऐसा बटन को ऑन करोगे तो इसमें क्या होगा? ये ट्यूब जो है घूमते रहेगा और ऐसे स्प्रिंकल कर देगा, ऐसे क्या करेगा? वाटर को स्प्रिंकल करते रहेगा। इसी को स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। बस एक ट्यूब रहेगी और जब हम इसको ऑन करेंगे तो वो ट्यूब घूमता रहेगा और वाटर को स्प्रिंकल करता रहेगा, मतलब फेंकता रहेगा। बस सिंपल प्रोसेस, ठीक है। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ड्रिप सिस्टम मीन्स ऐसा एक ट्यूब रहेगा, हर एक प्लांट के बीच में ऐसा एक ट्यूब रहेगा, ठीक है। और इसके बीच में थोड़ी ऐसी शार्प नीडल रहेगी और हर एक प्लांट में डिप डिप ड्रिप मतलब एक एक बूंद गिरेगी बिना किसी वेस्टेज के कारण। इसे कहते हैं ड्रिप सिस्टम। ये 2 पता चल गया, बस सिंपल। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अभी समझो, ये है आपका कौन सा है ये? एक मिनट रुको, बहुत आगे चले गए कि नहीं, इधर ही है। 5वां मेथड, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अभी आपने सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, हाँ, आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, सोइंग भी कर ली, मैन्योर भी लगा लिया, और आपने क्या किया? आपने इरिगेशन भी कर दी। अभी आपको वीड से प्रोटेक्शन तो दिलानी है क्रॉप्स को। कैसे? भूजो एंड पहली went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. भूजो और पहली एक wheat field में गए
और उन्होंने वहाँ देखा कि वीट के साथ ही साथ उस फील्ड में कुछ और प्लांट्स भी उगाए जा रहे हैं। हैव दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली? क्या ये जो अदर प्लांट्स जो वीट के अलावा और बाकी जो घास इधर में उग रही है वो क्या कुछ पर्पस के कारण उग रही है? नहीं भाई, ये जो वीड्स है ना, समझ लेते हैं वीड्स क्या होती है। इन ए फील्ड मेनी अदर undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. जो हम लोग क्रॉप उगाते हैं, जैसे कि हम लोग ने गेहूं की क्रॉप उगा दी, उसके साथ साथ कुछ नेचुरल घास उग जाती है जो हमारे काम की नहीं होती, उस तरीके के घास को हम लोग कहते हैं वीड्स। ठीक है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इस वीड्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect for growth of crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. तो ये वीड्स क्या करते हैं? वीड्स कंपटीशन लगाते हैं कि मैं ज़्यादा पानी पीऊँगा या तू ज़्यादा, या मैं ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करूँगा तो तू ज़्यादा। ऐसे करके क्रॉप्स और वीड्स के बीच में कंपटीशन चलती है और बेचारे क्रॉप्स हार जाते हैं और वीड्स जीत जाता है। इसके कारण वीड जो है बहुत मतलब डिस्गस्टिंग होते हैं और ये पॉइजनस भी होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। और फार्मर्स बहुत सारे तरीके को यूज़ करते हैं इन वीड्स को हटाने के लिए और इनकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। आपको सॉइल की प्रिपरेशन में टिलिंग की जो प्रोसेस है ना, उसमें ही ज़्यादातर ये क्रॉप्स, ये जो वीड्स है ना, वो हट जाती है। ठीक है, और कुछ खुरपी की मदद से इसकी प्लॉटिंग की जाती है। और अगर इस वीड्स आपने काटने में भी नहीं हट रहे तो आप कुछ केमिकल्स के यूज़ कर सकते हो। इन केमिकल्स को कहा जाता है वीडीसाइड्स। क्या कहा जाता है? वीडीसाइड्स। दिस आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इन्हें फील्ड के अंदर स्प्रे किया जाता है और वीड्स मर जाते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। और ये जो वीडीसाइड्स हैं वो किसी भी तरह से क्रॉप को डैमेज नहीं करते। द वीडीसाइड्स आर diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer। और वीडीसाइड जो है उनके अंदर पानी मिलाई जाती है और एक स्प्रेयर की मदद से इसे फील्ड के अंदर स्प्रे किया जाता है। ठीक है, एज ऑलरेडी मेंशन्ड the weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and seed formation। ऐसे कि मेंशन किया गया था वीडीसाइड्स कब स्प्रे किए जाते हैं? वेजिटेटिव ग्रोथ होने से पहले। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। ये जो वीडीसाइड्स की स्प्रेइंग होती है ना, वो फार्मर्स की हेल्थ को बहुत बिगाड़ सकती है। सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसके कारण फार्मर्स को इस वीडीसाइड्स को बहुत ध्यान से यूज करनी होती है। विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स को स्प्रे करने से पहले आपको एक क्लॉथ को बांधनी पड़ेगी। तो आप लोग आ गए हार्वेस्टिंग। छठा, हार्वेस्टिंग करना है। अभी आपने सब कुछ कर लिया, अभी आपको तो हार्वेस्ट करना है ना, उसे काटना तो है ना। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो क्रॉप की हार्वेस्टिंग करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। जो कल्टिवेट हो गया क्रॉप, उसे काटने की प्रोसेस को कहते हैं हम हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। क्रॉप्स को क्या किया जाता है? पूरा नीचे से आपको कट किया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सेलर क्रॉप टू मैन्योर। तो सेलर क्रॉप को अगर आपको मैच्योर करना है तो आपको 3 से 4 months लग जाएंगे। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल। सिकल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा एक टूल है जिसकी मदद से मैच्योर का हार्वेस्टिंग की जाती है, और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। आजकल के ज़माने में एक मशीन आ गई जिसका नाम है हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। एक हार्वेस्टेड क्रॉप्स के अंदर ग्रेन को भी सीड से सेपरेट किया जाता है। फ्रॉम द चैफ द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग।
अभी ऐसे कि जैसे कि हम लोग गेहूं के कर लिए, तो आपको तो बाकी के जो हार्वेस्टिंग में तो नीचे से काटेंगे, आपको बस सीड्स चाहिए, तो उन सीड्स को निकालने की जो प्रोसेस है ना, उसे कहते हैं हम लोग थ्रेसिंग। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, और इसे निकाला जाता है कंबाइन, एक मशीन है इसके द्वारा, विच इज फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर। ये कंबाइन जो है एक हार्वेस्टर भी है और एक थ्रेशर भी है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्ट्यूब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। हार्वेस्टिंग के बाद स्ट्यूब्स लेफ्ट हो जाते हैं, पहली का है, विच आर बर्नड बाय फार्मर्स, और ये जो बाकी के जो कूड़ा बचा होता है गेहूं की फार्मेशन, उसे स्ट्यूब्स कहा जाता है। वो फार्मर्स क्या करते हैं, जला देते हैं। पहली इज वंडर्ड, पहली वंडर हो गई। सी नोज दैट इट कॉज पोल्यूशन, इसके वजह से पोल्यूशन होती है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड, इससे बहुत सारी डैमेज हो सकती है और क्रॉप क्या होती है, फील्ड भी खराब हो जाती है। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन चैफ बाय विनोइंग। विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मदद से ग्रेन्स की सेपरेशन किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6। विनोइंग के प्रोसेस को आप लोग क्लास 6 में की जाती है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स तो सिंपल है, मैं पढ़ा देती हूँ। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स का मीन्स है हमारे इंडिया एक एग्रीकल्चर लैंड कहा जाता है, तो हमारी हार्वेस्टिंग की बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है इंडिया के अंदर मनाई जाती है। तो बहुत सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स जो है इंडिया के अंदर मनाई जाती है। इस हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स को कहाँ पर मैन और वुमेन मिलके सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि इसमें से स्पेशल है बैसाखी, होली, दिवाली, नबयाना, बिहू, पोंगल, ये सब क्या है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है। चलो अभी लास्ट प्रोसेस वो है स्टोरेज। अभी सब कुछ कर लिए, इसे स्टोर भी तो करना है ना क्रॉप्स को जो हमने काटा है, तो उसकी स्टोरेज कैसी होती है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप क्रॉप्स को बहुत लॉन्गर टाइम तक एक सेफ जगह पर स्टोरेज करके रखते हो तो मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स, इन सब से आप लोग बच सकते हो। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं ना उनके अंदर बहुत मॉइस्चर होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे बी स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। अगर आपने फ्रेशली काट के बिना उसको ड्राई किए, सुखा दिए, आपने स्टोर कर दिया तो वो जो है एनिमल्स स्पॉइल कर देंगे उसे और वो कुछ काम का होगा ही नहीं। हैंस बिफोर storing them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them, the prevent the attack by insects, pests, bacteria and fungi। आपको स्टोरेज करने से पहले उसे अच्छे से सुखाना होगा, उसके बाद आपको क्या होगा, पेस्ट्स, बैक्टीरिया, फंगी से आपको क्या होगी, बचावट होगी। तो फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। फार्मर्स कहाँ पर स्टोर करते हैं, जूट बैग्स या मेटेलिक बिन्स में स्टोर करते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनानीस, इधर में स्टोर किया जाता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। इन्हें इस जगह में क्यों स्टोर की जाती है, क्योंकि रैट्स और इंसेक्ट से इन्हें बचाने के लिए। लास्ट टॉपिक है वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें फूड कैसी मिलती है, ये लाइन सिर्फ पढ़ना है हमें। We just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. क्या क्या है, आपको अगर किसी क्रॉप को कल्टीवेट करना है तो आपको बहुत सारे प्रोसेसेस करनी होगी, जैसे कि आप करते हैं सोइंग, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, इरिगेशन, ये सब स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है। अगर आपको कोई एक एनिमल जैसे जो भी आपका होम में या फार्म में रहती है उसे आपको एकदम अच्छे तरीके से प्रॉपर फूड, शेल्टर और एकदम केयर से आपको उसे देखना है।
ये सब जब लार्ज स्केल, जब एकदम बहुत बड़ा स्केल में होता है तो इसे कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। फिश जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत रिच है, पहली कह रही है। कॉड लिवर ऑयल फिश से हमें मिलता है जो विटामिन डी में बहुत रिच हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर बहुत ख़त्म। बहुत लल्लू सी चैप्टर थे और बहुत लॉन्ग भी हो गया। देखो 59 मिनट्स है, तो भाई बहुत इजी तरीके से हम लोग ने इसे पढ़ लिया। ठीक है, फिर भी मैं बहुत लंबा बनाई हूँ। जब आपके एग्ज़ाम्स आगे आ जाएंगे ना तो इसे एकदम समरी तरीके से आपके सामने मैं ले आने वाली हूँ। समरी इसका मैं ले आऊँगी। ठीक है, जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे। तब तक के लिए भाई थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और एक्सरसाइज की वीडियोस आगे रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, और ज़्यादातर लोगों को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो आगे वीडियोस को देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।